विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव एंड विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले विभव वाला हेडिंग डाल देना है। ये हेडिंग आप लोग को सबसे पहले डाल देना है। ठीक, हेडिंग डालने के बाद लिखना है माना कि द्विध्रुव के द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करें। केंद्र O से स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करें। चलिए इसको कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक माइनस क्यू होगा, इधर एक प्लस क्यू होगा। दोनों के बीच की जो दूरी होगा पहले से पता है, हम लोग कितना लेते हैं 2। अच्छा, केंद्र किसको बोलते हैं? इसके मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। इस पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। इसी को क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। मान लेते हैं इससे r दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? r दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, ये बिंदु O है। ठीक है, उस बिंदु P पर हमको क्या करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये दूरी सबको पता है कि अगर टोटल 2 है तो ये A होगा और ये भी कितना होगा? A होगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ r दूरी है। अगर इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान, सॉरी विभव का मान ज्ञात करना है, हमको पता है एक पहले जो बेसिक फार्मूला होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक आवेश q है तो इससे r दूरी पर जो विभव का मान होता है कितना होता है? kq बटे r होता है। मतलब आवेश से दूरी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आवेश से ये दूरी हमको नहीं पता है, ये दूरी हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये दूरी हमको निकालना पड़ेगा और ये भी दूरी हमको नहीं पता है तो ये भी दूरी हमको निकालना पड़ेगा। देखिए जब ये इस पर परपेंडिकुलर है और यहाँ से यहाँ अगर A है और यहाँ से यहाँ ये R है, तो बोल सकते हैं ये एक आधार है और एक क्या है? लंब है। तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। और कर्ण की लंबाई कैसे निकलता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ये भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस बिंदु पर विभव बता सकते हैं। निगेटिव आवेश के कारण जो विभव होगा उसको हम V माइनस से दिखा देते हैं और इसके कारण जो विभव होगा उसको हम V प्लस से दिखा देते हैं। चलिए तो विभव का मान लिखते हैं तो V माइनस बराबर क्या लिखा जाएगा? तो V माइनस बराबर फॉर्मूला हो गया K। इसमें हम बताए थे कि जब भी विभव निकालेंगे अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू साइन के साथ लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाई आर होता है। आर का मान क्या है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। दूसरे का अगर भी प्लस का मान लिखते हैं तो सेम ही लिखाएगा, इसलिए दूरी क्या है? समान है। तो भी प्लस बराबर कितना लिखाएगा? के, इसका आवेश कितना है? क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। हम दोनों विभव को जोड़ेंगे तो कुल विभव हम लोग को निकलेगा बिंदु P पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल विभव बिंदु P पर। कुल विभव अगर निकालते हैं बिंदु P पर तो कितना निकल के आएगा? तो V बराबर हो जाएगा V माइनस V प्लस। दोनों का मान अगर यहाँ पे रख देते हैं V बराबर जो निकल के आएगा, V माइनस का मान कितना है? K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो अब इसमें से कॉमन हो रहा है उसको क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। इसमें सारा चीजें कॉमन हो जा रहा है। ठीक, यह कॉमन करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। माइनस को कॉमन करो तो माइनस यहाँ पर हो जाए माइनस के क्यू बट्टे
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, दोनों समान हो गया तो ये कट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। निरक्षीय बिंदु पर कहीं पर भी विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो ये बहुत आसान था, यहाँ पर विभव का मान शून्य निकल के आ गया। चलिए, तो अगला हेडिंग लगाना है बिना टाइम लगाए। अगला हेडिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि बहुत लंबा डेरिवेशन जाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या निरक्षीय स्थिति पर विभव हटाकर क्या लिख लेना है, विभव हटाकर यहाँ पर लिख लेना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इंग्लिश में पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना है। पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सेम अभी इसमें जैसे माने थे वैसे मानेंगे। माना कि द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उसमें विभव लिखे थे, इसमें क्या लिख लेना है, विद्युत क्षेत्र। बस बाकी सब सेम रहेगा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। चलिए आते हैं इसके डेरिवेशन पे। सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर एक जगह माइनस क्यू है, सदिश का कॉन्सेप्ट। ठीक, एक जगह प्लस क्यू है। दोनों के अगर बीच की दूरी का बात करेंगे, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2a है। इसके मध्य बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग O से दिखाते हैं। और इसी से अगर लंबवत लाइन ड्रॉ करते थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। मैंने लंबवत लाइन ड्रॉ किए तो इस बिंदु को हम लोग P बोल दिए। फिर से हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ से दूरी पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे 2a है तो आधा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का a हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, और ये दूरी कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस बिंदु से यहाँ तक का दूरी पता होना चाहिए, और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए। सीधा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप सीधा ड्रॉ कीजिएगा। ठीक, तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये वाला जो दूरी होगा कितना होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ये भी दूरी कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम लोग विद्युत क्षेत्र का बात करते हैं तो ये एक सदिश राशि होता है। और सदिश राशि का बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर निगेटिव आवेश है, यहाँ पे निगेटिव आवेश है। तो जो सदिश का दिशा होगा इस दिशा में होगा, सदिश का दिशा होगा इस दिशा में होगा। और चलो इसको हम ई माइनस से दिखा देते हैं। जो ये पॉजिटिव आवेश है ये इससे दूर जाता है तो ये आगे की तरफ होगा। तो इस आवेश को हम लोग ई प्लस से दिखा देते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल, एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं, इस लाइन के एक समांतर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें। इसलिए सदिश है तो हमेशा ट्राई करना है सदिश को दो कंपोनेंट में, दो घटक में तोड़ने के लिए। जो दो लाइन होना चाहिए, एक को एक्स एक्सिस बनाना है, एक को वाई एक्सिस बनाना है। ये वाला लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एस एक्स एक्सिस बना दे रहे हैं। और इसके जो लंबवत लाइन है, ये वाला लाइन, इस वाला लाइन को हम क्या बना दे रहे हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाकर यहाँ पर इसको हम वाई एक्सिस बना दे रहे हैं। इस वाला को आगे बढ़ाकर इसको वाई एक्सिस बना देते हैं, तो ये वाई एक्सिस हो गया। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो अब जैसे कि ये भी एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो ये कैसा त्रिभुज, ये भी लंबाई ए है, इस भी लंबाई कितना है, आर है, और इधर भी ए है, और इधर भी ये क्या है, आर। तो दोनों त्रिभुज समान है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है
हम लोग पढ़ चुके थे कि यहाँ से ये लाइन इस लाइन के क्या है समांतर, ये लाइन इस लाइन के, ये वाला जो लाइन है इस लाइन के क्या है समांतर है। तो संगत को नहीं, अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा। ठीक, दोनों सदिश को दो कंपोनेंट में तोड़ना है। घटक में तोड़ने का तरीका बता दिया गया है कि अगर ई माइनस को तोड़ना है तो अगर इस कंपोनेंट में जिधर एंगल रहता है तो क्या लिखाता है, ई माइनस थीटा, और इधर जो टूटेगा वो क्या लिखाएगा, ई माइनस। ई प्लस वाला को तोड़ेंगे, इधर जो टूटेगा क्या लिखाएगा, ई प्लस कॉस थीटा, इधर जो तोड़ेंगे क्या लिखाएगा, ई प्लस साइन थीटा। अब दोनों के लॉन्ग हम लोग निकालेंगे, पहले वाई के लॉन्ग लिख लेते हैं। तो एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखने के पहले पहले तो क्या करते हैं, पहले दोनों का विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिखते हैं। अब जाएगा हम लोग उसको सदिश घटक में पहले परिमाण लिखते हैं। चलिए, ई माइनस का हम लोग परिमाण लिखेंगे। ई माइनस का परिमाण फॉर्मूला जानते हैं, के इसका आवेश, इसका माइनस आवेश के साथ नहीं लिखा जाता है, जो आवेश आता है वही लिखा जाता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी अभी हम लोग लिख चुके हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का द, ठीक है। इस तरह से जब स्क्वायर करेंगे इसका तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस जाएगा। वैसे सेम ई प्लस पहले लिख लेते हैं, ई प्लस का भी दूरी सेम ही है, तो ई प्लस अगर लिखेंगे सिर्फ परिमाण को भी दिखा देता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, आर का मान है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका था होल स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई प्लस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला याद है ना सबको, क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, दूरी होता है आवेश से, तो यहाँ से आप आवेश का दूरी कितना था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए आर के जगह क्या रख दिए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर एक चीजें देखने को मिल रहा है कि ई प्लस और ई माइनस का मान क्या है, समान है। अगर परिमाण का बात करेंगे तो दोनों का मान समान है। चलिए अब सदिश रूप में आते हैं। सदिश रूप का बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले वाई एक्सिस के लॉन्ग देख लेते हैं। तो वाई एक्सिस के along विद्युत क्षेत्र, वाई एक्सिस के along विद्युत क्षेत्र, वाई एक्सिस के along को हम लोग विद्युत क्षेत्र को ई वाई से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, ई वाई से। ठीक, इसका दो कंपोनेंट है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक ऊपर की ओर है ई प्लस साइन थीटा, नीचे की ओर है ई माइनस साइन थीटा। नीचे वाला का डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा, ऊपर वाला का जे कैप होगा। ये पता है वाई के along जे कैप लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, ई प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस, जब इसको सदिश रूप में लिख रहे थे सब सदिश रूप में दे दो, ऐसे 10 7 परिमाण के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको सदिश रूप में। और क्या है, ई माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस जे कैप नीचे की ओर है। तो अभी थोड़ा देर पहले देखें, ई प्लस और ई माइनस का मान क्या है, समान है। चलिए लिख भी देते थे, ई प्लस का मान कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा जे कैप। ये जो माइनस है ना, माइनस को यहाँ पर लेके आ जाता है, माइनस का मान लिखते हैं क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो ये दोनों को दोनों समान है, एक प्लस और एक माइनस में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ई के वाई के अलोंग जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वाई के अलोंग जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। अब निकालते हैं एक्स के अलोंग कितना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, डायग्राम से भी समझ सकते थे कि ये ई प्लस, यहाँ पर ई प्लस और यहाँ पर ई माइनस का मान समान है। देख सकते ऑपोजिट डायरेक्शन है सदिश का, एक ऊपर है एक नीचे है, तो अब से दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए वाई के लॉन्ग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आगे देखते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग विद्युत क्षेत्र के
एलॉन्ग मतलब उसी के ओ विद्युत क्षेत्र इसके एलॉन्ग विद्युत क्षेत्र हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ई एक्स से दिखा देते हैं, ई एक्स सदिश, और यहाँ पर दोनों को दोनों देख सकते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। ई माइनस कॉस थीटा है और ये भी माइनस आई कैप है, प्लस ई प्लस कॉस थीटा है, ये भी माइनस आई कैप। ई एक्स सदिश, इसका ई माइनस का मान अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या है कि क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस को यहाँ पर बाहर लेके आते हैं, माइनस आई कैप। चलिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही माइनस को यहाँ पर रख देते हैं, इसलिए कभी हम सदिश रूप में इसको हटाने वाले हैं, सिर्फ परिमाण हम दिखाने वाले हैं, माइनस आई प्लस पी प्लस का भी मान कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आई क्यू। जब दोनों समान है, दोनों का साइन सेम है, तो इसको हम लोग जोड़ कर लिख सकते हैं। ई एक्स क्या आ जाएगा, टू के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आई के। अब एक काम क्या करते हैं, इसी भी अभी तक हम इसको सदिश रूप में, ये सदिश रूप के कारण ही यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है, तो अगर सदिश रूप में नहीं लिखे, इसका सिर्फ परिमाण लिखे, तो हम यहाँ से ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन को हटा सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा ये। अब यहाँ पे हमको cos थीटा, थीटा तो दिया नहीं था क्वेश्चन में, ये अपने से हम माने, तो इस cos थीटा को हटाना है। cos थीटा को हटाने के लिए इसका मान क्या आएगा, इस डायग्राम से बताना। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हटा दो। ठीक, तो यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार। त्रिभुज के अंदर आधार कितना है, ए है, और आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए, हो जाएगा ए बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा का मान यहाँ से निकल के आएगा, cos थीटा का मान यहाँ से निकल के आएगा ए बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज यहाँ पर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ये टोटल का पावर कितना है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है, 1/2 है। तो दोनों समान है, तो घात क्या होता है, जुड़ता है, तो घात जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2k³ इंटू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का घात कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका 1 इसका 1/2 जुड़ेगा, तो 2 में 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 आएगा। फिर से यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होगा, चूंकि आर का मान बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, ए से, इसलिए क्या देखने को मिलेगा कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लगभग लगभग बराबर लिख सकते हैं, किसके, आर स्क्वायर के। यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, तो ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ई एक्स बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से बचेगा, आर स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। पावर क्या होता है, गुना होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और आर के पावर कितना बच जाएगा, ई एक्स बराबर हो जाएगा 2 के है। अच्छा, 2 को ऐसे लिख लेते हैं, के को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर q इंटू 2 को a के साथ लिख लिए, डिवाइडेड बाई आर के पावर 3। अब q इंटू 2a को क्या लिखते हैं, हम लोग जानते हैं p बराबर जो होता है q इंटू 2a होता है, तो q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो ex का मान आएगा, ex का मान जो आएगा कितना आ जाएगा, के पी बटे आर की। हमको के को पता है किस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भी तो छोड़ ही सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुकों में या ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसे दिया रहेगा, के का मान ज्यादातर लिखा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर की। पी को क्या बोलते थे, द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे, द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में विद्युत क्षेत्र ई एक्स का मान इतना आ गया।
हमको क्या निकालना था? अब देखिए एक चीज है, याद रखना है, सदिश का रूप बताया जाता है कि अगर सदिश एक और यहाँ पर सदिश ए है और यहाँ पे सदिश बी है और दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो इसका कुल परिमाण रिजल्टेंट परिमाण निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से कुल विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर निकालना होगा तो क्या लिखना होगा ई एक्स के स्क्वायर प्लस ई वाई के स्क्वायर। हमको पता है कि यहाँ पर ई वाई का मान क्या है, शून्य है, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर रूट अंडर ई एक्स के स्क्वायर बचेगा, इससे क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा ई एक्स के बराबर आएगा। इस तरह से ई बराबर जब ई एक्स ही आ गया, ई का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर की। यहाँ से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकल के आ गया, इसके लिए निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर, ठीक, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब आया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी डायरेक्ट उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, तो विद्युत क्षेत्र देख रहे थे दो दो बिंदुओं पर द्विध्रुव का। अब अगर द्विध्रुव है, एक जगह माइनस क्यू है एक जगह प्लस क्यू है, इसके अक्ष पे देखे थे कि अक्ष पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान, और इसके निरक्षीय बिंदु पर देखे कि हम लोग विद्युत क्षेत्र और विभव का मान क्या होगा। कभी कभी बोल देगा कि ये दोनों को छोड़कर कहीं पर भी बिंदु ले ले, कहीं पर भी मान लो कहीं पर भी बिंदु ले ले, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र या विभव का मान क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछा जाता है, उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख लेना है। तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, तो अभी हम लोग निरक्षीय के लिए देखें कि विभव का जो मान होता है वो क्या होता है शून्य होता है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है अभी हम लोग यहाँ पे निकाले कितना होता है 1/4 पाई पी बटे आर क्यू के बराबर। ठीक, वही अगला जो पॉइंट होता है लिखा हुआ है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, तो यही सेम हेडिंग डालना है या नोट करके लिख लेना है। ठीक, लास्ट वाला पॉइंट ये पहला नोट में लिखना है, विद्युत द्विध्रुव किसी बिंदु पर भी हो, हेडिंग डालने के बाद डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लिख लेना है, कुछ भी इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, यही फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक, ये फॉर्मूला लिखने के बाद सेम अगला इसमें दूसरा पॉइंट हेडिंग डालना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा ये हेडिंग डाल के इसमें फॉर्मूला लिख लेना है ये वाला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर की रूट अंडर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये दो फॉर्मूला को लिख लेना है, इसको करना नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े उस पर एक बार गौर कर लेते हैं, उस पर एक बार ध्यान दे देते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ चुके अभी तक उस पर एक बार ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, चलिए यहाँ पर ध्यान देते चलिए, अगर कोई आवेश q है, इससे r दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र कोई पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर इससे r दूरी पर विभव पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं के क्यू बटे आर। अब आगे आते हैं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, सॉरी द्विध्रुव है, अगर कोई द्विध्रुव है और इससे r दूरी के अक्षीय बिंदु पर अगर यहाँ पर विभव पूछा जाए, तो विभव का जो मान लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं के पी बटे आर स्क्वायर। अगर हमको विद्युत क्षेत्र को पूछता है तो क्या लिखते हैं के 2 पी बटे आर क्यूब। वैसे ही अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, सॉरी द्विध्रुव है, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर मतलब इसके केंद्र से, यहाँ से इसको भी याद रखना, इसका केंद्र से ये दूरी आर होता है। ठीक,
निरक्षीय स्थिति पर अगर यहाँ पर कोई हमसे विभव का मान पूछता है तो यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का मान पूछता है तो क्या होता है, के पी बटे आर क्यू होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है, नहीं तो गलती होने का चांसेस रहेगा। पहले ही बता दिए हैं कि अगर बिंदु आवेश के कारण पूछता है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो विभव होता है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर पूछेगा तो जो विभव होगा आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होगा। निरक्षीय बिंदु पर तो विभव का मान शून्य ही हो जाता है, सिर्फ हम लोग विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि आर क्यू के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों के विद्युत क्षेत्र में अंतर इतना ही है कि इसमें 2 आ जाता है और इसमें 2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है। इसका डेरिवेशन तो सीख ही लेना है किस प्रकार से किया जा रहा है। और हाँ, जब नोट लिखवा रहे थे तो उसमें एक और पॉइंट लिख लेना है कि अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात होता है विद्युत क्षेत्र में, जो अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात जो होता है 2/1 होता है। अभी हम यहाँ पर देख ही रहे थे, यहाँ पर बता रहे थे आप लोगों को कि तीसरा पॉइंट लिख लेना है, तीसरा पॉइंट में करके दिखा लेना है। यहाँ पर दिखा रहे थे हम कि अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आया है कितना है, 2p/r3, यहाँ पर p/r3। तो वैसे ये k और p/r3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/1 बचेगा अनुपात अगर लेते हैं तो। ये भी कभी कभी अनुपात पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट इसको लिख लेना है, अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात होगा इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसमें अगर मतलब बात करेंगे तो एक और टॉपिक आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव कि कोई अगर स्वतंत्र रूप से विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा कितना होगा, इसका भी कभी डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दो टॉपिक शायद और हो गए, इसके बाद ये खत्म हो जाता है, 2-3 टॉपिक। नहीं तो अगर हम टॉर्क वाला पॉइंट देखते हैं तो हम टॉर्क वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, इसलिए कि ये भी इसको भी समझाने में कुछ समय लगेगा, इसलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम समझाते हैं। इसलिए टॉर्क का कॉन्सेप्ट 11 क्लास का है, हो सकता है आप लोग टॉर्क का कॉन्सेप्ट 11 क्लास में अच्छे से नहीं समझे या भूल गए हो, तो उसको रिवाइज कराकर हम इसको इस टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।